नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज के वीडियो में बीटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 5 जून को या फिर 16 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बीटीसी एग्जाम्स 2025 में हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा ये भाषा कॉमन होती है। इन दोनों भाषा में से कोई भी एक भाषा को सेलेक्ट करनी पड़ती है। उस भाषा के 30 प्रश्न, अगर आपने हिंदी भाषा सेलेक्ट की है तो हिंदी के 30 प्रश्न करना। अगर आपने संस्कृत भाषा सेलेक्ट की है तो संस्कृत भाषा के 30 प्रश्न करना। इसके बाद है अंग्रेजी भाषा, तो इसके 20 क्वेश्चन कॉमन होते हैं। ये हमारा खंड 2 रहता है और कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल वर्णों की संख्या 11, 33, 44 या फिर 52। इस सारणी को एक बार जरूर देखना, एक प्रश्न जरूर छपने वाला है इनमें से। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अगर हमारा प्रश्न होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो राइट आंसर होता है 44, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुल मिला के 44। और कुल वर्णों की संख्या है वो है 52, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्सिप्त, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द हिमालय, कान, सोमवार या फिर गंगा। दिनों के नाम और महीनों का नाम ये हमारे सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम, जितने भी हैं जैसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा, तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद है अनाजों के नाम और द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चावल है, दूध है। उसके बाद है ग्रहों के नाम भी, फिर है अंगों के नाम और देवताओं के नाम भी सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो अब इन ऑप्शन में से आंसर बताने की कोशिश करें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा, क्योंकि एक नदी है तो नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। फिर हिमालय एक पर्वत है, कान एक अंगों का नाम है, फिर है सोमवार एक दिनों का नाम है। तो ये 3 ऑप्शन है वहाँ पुल्लिंग है, और ऑप्शन नंबर डी है वो एक शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। बीटीसी के विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करना है। भाषा के कुल माध्यम होते हैं। भाषा के माध्यम, भाषा के कौशल की बात करें तो कुल 4 कौशल होते हैं। इसी प्रकार भाषा के जो माध्यम होते हैं वो होते हैं 3, बोलना, लिखना और संकेत। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 44, 11, 33। एक बार ऑप्शन देखना, आंसर जरूर मिलेगा। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 25। कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 25। फिर आप शायद तो याद रख सकते हैं नासिक्य, अंतस्थ और ऊष्म, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आता रहता है। ऐसे प्रश्न बनता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जैसे ऑप्शन रहे दे रखे हैं य, तो ये हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है। फिर व है, उसके बाद र है, फिर ल है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द, इस शब्द का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द। जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 शब्द हैं वो हिंदी भाषा के हैं और 1 शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा का है। तो संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है। चूर्ण, उष्ट्र,
कपड़ा या फिर कान। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, उष्ट्र। एक संस्कृत भाषा का शब्द है, बाकी चूर्ण एक हिंदी भाषा का है, कपड़ा भी हिंदी भाषा का शब्द है और कान भी हिंदी भाषा का शब्द है। बीटीसी के अभ्यर्थी क्लास से जुड़ जाइए और इस ऑफिशियल व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं। बीटीसी एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द और तद्भव, कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हिंदी भाषा का शब्द तद्भव, बहिन, भगिनी, ग्रीष्म या फिर मनुष्य। ऑप्शन देकर आंसर बताना है। बीटीसी एग्जाम्स में अगर कट ऑफ्स की बात करें तो कुल 420 नंबर। ये 2024 में प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ रही थी और थी 420 नंबर। और 2025 में कुल फॉर्म की संख्या की बात करें तो 7,51,000 फॉर्म भरे गए, 7,51,000। और कुल सीटों की बात करें तो वह 26,000। तो कट ऑफ्स भी 400 प्लस रहती है बीटीसी एग्जाम्स की। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बहिन। बहिन शब्द एक हिंदी भाषा का शब्द है। बाकी देखिए, बहिन को संस्कृत में भगिनी बोलते हैं, फिर गर्मी को संस्कृत में ग्रीष्म बोलते हैं और मानुष को संस्कृत में मनुष्य बोलते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? त वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, नासिका या फिर दंत। उच्चारण स्थान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीटीसी एग्जाम्स में, नॉर्मल प्रश्न आता है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, दंत। त वर्ग के प्रारंभ के 5 वर्ण त, थ, द और ध। इसी प्रकार क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कविता, गायिका, कवित्री और काव्य। क्लास को अंत तक देखते रहिए और स्किप नहीं करें। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद यशोधनगान, यश धनगान, यश प्लस गान, यश विसर्ग प्लस गान, यशोगान। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यश विसर्ग धन गान, जिसमें विसर्ग संधि है। प्रत्येक शब्द में समास कौन सा है? प्रत्येक शब्द में समास यानी वह समास जिसमें जो हमारा प्रथम शब्द होता है वो होता है अवयव या उपसर्ग। तो वो कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु समास या फिर कर्मधारय। बेसिक प्रश्न है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अविभाव समास। जो भी आपको समास का उदाहरण दे रखा हो और उसमें प्रथम शब्द या उपसर्ग हो या फिर अवयव, तो उसमें हमारा जो समास होता है वो होता है अविभाव। और वो उदाहरण दे रखा हो जिसमें जो हमारा प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। और तत्पुरुष समास में तो विभक्तियां लगती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और अपादान में पर। अलंकार के भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अलंकार के भेद। तो ऑप्शन नंबर बी, 3, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर तो ऑप्शन नंबर ए, उ। इस सारणी को याद रखिए, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। केवल लघु स्वर को याद रखना है, दीर्घ स्वर आंसर अपने आप मिलेगा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, इस तरीके को आपको अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन के लिए प्रश्न आता है इसलिए सेलेक्ट किया है।
जो प्रश्न आपको देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने योग्य क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम्स में एक एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होता है वो हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पहला वर्ण कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तो वो हमारा अघोष होगा। देखिए ग, तो ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख और ग, तो ये हमारा अघोष वर्ण नहीं है। इसी प्रकार घ, घ चौथा वर्ण है और ज, स स और ज, ये हमारा तीसरा वर्ण है। फिर फ है, ये हमारा दूसरा वर्ण है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर था, जो कि फ है, एक अघोष वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण बेसिक क्वेश्चन है, ये प्रश्न हार्ड नहीं है। अल्प प्राण और महाप्राण, तो आपको इस तरीके को अप्लाई करना है। अल्प प्राण के लिए 1, 3 और 5 अपने वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क वर्ग, क वर्ग का पहला वर्ण होता है वो होता है क, तो क एक अल्प प्राण है। फिर तीसरा वर्ण जैसे ग, ग हमारा अल्प प्राण है। फिर पांचवा है, ये हमारा अल्प प्राण है। क वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण है, ये हमारा अल्प प्राण है। इसी प्रकार क वर्ग का दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है, ये हमारा महाप्राण है। तो इस प्रकार आपको वर्णों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ज है, ऑप्शन नंबर बी ड है, ऑप्शन नंबर सी म है और ऑप्शन नंबर डी द है। केवल आपको वर्ग देखना है। तो ज, स वर्ग का तीसरा वर्ण है, ड ट वर्ग का तीसरा वर्ण है और म है पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार द है, जो कि चौथा वर्ण है, यानी त थ द और द। तो देख लीजिए, ये हमारा महाप्राण का उदाहरण है। बस इन प्रश्नों को ऐसे ही याद रख सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए सही करने पर हमें मिलेंगे 3 अंक। कुल जो हमारी हिंदी भाषा के जो अंकों की बात करें तो कुल 120 अंक की बहुत योगदान होता है हिंदी भाषा का। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा, ये हम देख चुके हैं। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक जातिवाचक? गंगा नदी हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमारा प्रश्न होता कि नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है, डायरेक्ट पूछता कि नदी शब्द में, तो हमारा राइट आंसर होता जातिवाचक। लेकिन आगे नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस सारणी को जरूर देखना, आपका प्रश्न सपने वाला है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय, तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर इनके आगे नाम जुड़ जाता जैसे सांबर झील, तो सांबर झील एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और डायरेक्ट झील पूछा जाता तो हमारा जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं कि यह पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा इस वीडियो से। बस आपको क्लास को लाइक जरूर करना है। निम्नलिखित में से किसकी लिपि है जो कि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी, क्योंकि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो हमारी है गुरुमुखी। डायरेक्ट प्रश्न सब सकता है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो है देवनागरी। उसके बाद नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी, और संस्कृत भाषा की जो हमारी लिपि है वो भी है देवनागरी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर पूछा है, ध्वनि, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य? तो ऑप्शन नंबर सी, शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शब्द। हिंदी भाषा को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके ये प्रश्न लगभग थोड़े से मुश्किल जरूर लगते होंगे,
निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज दूसरा नाम है कि स्थानीय भाषा का शब्द। परात, लोटा, मक्का, मुक्का या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देशज यानी स्थानीय भाषा का शब्द। परात भी स्थानीय भाषा का शब्द है, लोटा भी स्थानीय भाषा का शब्द है और मुक्का भी स्थानीय भाषा का शब्द है। तो पूरे 3 शब्द हैं जो कि देशज शब्द के उदाहरण हैं। वे शब्दांश जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? मैंने इसका उदाहरण भी दे रखा है, जैसे रेलगाड़ी। तो इसमें रेल शब्द है वे हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी शब्द है ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा शब्द है? संकर शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर उपरोक्त सभी। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, संकर शब्द। तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द का उदाहरण है। इसी प्रकार रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द क्या है कि जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिन शब्द है, सूर्य शब्द है, तापमान शब्द है, तो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। और योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बस मात्र 3 क्वेश्चन अंतिम बचे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक ऑप्शन एक बार देखना, मैं, आप, कोई या फिर तुम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोई। बाकी आप इस सारणी से याद रख सकते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस एक वीडियो से आपका पूरा हिंदी भाषा का सिलेबस क्लियर होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी या फिर मेवाती। तो देखिए मेवाड़ी है जो मेवाड़ क्षेत्र है या फिर उदयपुर रियासत, इसी प्रकार मारवाड़ी जोधपुर रियासत में बोली जाती है और मेवाती है जो कि अलवर और भरतपुर जिलों में या फिर राजस्थान के पूर्वी जिलों की बोली है वो है मेवाती। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बेसिक प्रश्न था ये, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूला न समाना। टॉपिक वाइज और सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज होना या फिर उत्तरदायित्व लेना। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रसन्न होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, वाक्य के मुख्य अंग। वाक्य के भेद की बात करें तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अंग कितने होते हैं? वो होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, आग के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आग के सभी पर्यायवाची शब्द। बीटीसी एग्जाम्स 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आग के सभी पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी, पावक, अनल और कृषाणु। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह बीटीसी एग्जाम्स की रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।